फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमने पढ़ने हैं। कल हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हमने कल डिस्कस की थी उसकी बेसिक्स के क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था जी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसमें जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हमने जो है वो कल डिस्कस किया था। ठीक है, उस हवाले से कोई मसला मसाइल उम्मीद है नहीं होगा, क्योंकि आसान ही है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि हमने बेसिकली एक इक्वेशन ड्राइव करनी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं, मतलब अजम्पशन से शुरू करते हैं कि फ़र्ज़ करें एक रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, और इस कन्वर्ट होने में हम फ़र्ज़ क्या कर रहे हैं कि ये कन्वर्ट होते वक्त वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने का मतलब ये है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्शन का रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली कि वो रिएक्टेंट जिनके ऊपर रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है, जिनके चेंज होने से रिएक्शन की स्पीड जो है वो चेंज हो रही होती है, तो वो जो ना उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्शन की स्पीड एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमने ये फर्ज किया कि ये था जी जनाब ए, और ये ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा था बी में, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब टाइम जीरो था तो जाहिर है कोई प्रोडक्ट नहीं बनी। आफ्टर आफ्टर सम टाइम्स इसके ए माइनस एक्स मोल बच गए और इसके एक्स मोल बन गए टाइम जब टी था। ठीक है, तो अब इस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जाहिर है वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ए जितना रह गया है ए माइनस एक्स उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। मतलब हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लिखते हैं डी एक्स ओवर डी टी, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जो dx ओवर dt है इससे मुराद क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x। मतलब हम ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो प्रोडक्ट के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, और कल ये हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, रिएक्टेंट के हिसाब से लिखते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन रख लिए हैं प्रोडक्ट के हिसाब से कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x with respect to change in time is directly proportional to concentration of reactant। ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो बाकी बच गई है एक्स बनाने के बाद, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये डी एक्स ओवर डी टी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल होता है के इंटू ए माइनस एक्स। ये जो के है ये हम कह सकते हैं कि एक रेट कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं जी रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमने लिखी हुई है ये एक रेट इक्वेशन है। रेट इक्वेशन से मुराद ये हमें, ये जो इक्वेशन है ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता रही है। ठीक है, तो और रेट ऑफ रिएक्शन का जो है ना वो कंसंट्रेशन के साथ जो ताल्लुक है वो बता रही है कि कोई रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रहा है या कितनी जो है ना वो टाइम लेगा। यहाँ से हमें ये चीजें पता चल सकती हैं। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं किसी भी टाइम पे, हम एक्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था, फर्ज करें, तो आप मालूम करना चाहते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट करने के कुछ देर बाद, मतलब 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद एक्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बन गई है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। और अगेन जब आपने इंटीग्रेशन करनी होती है तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनको सेम साइड पे लेके आते हैं। मसलन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी टी वेरिएबल है, डी एक्स जो है वो भी क्या है वेरिएबल, ए माइनस एक्स है वो भी क्या है वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये जो है ये टाइम है। तो कंसंट्रेशन को हम एक साइड पे ले जाते हैं, टाइम को एक साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं जी, सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद आपके पास ये सूरत हाल बनी डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अच्छा जी, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लिया हमने, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स आ गया, और के इंटू डी टी इसको हमने सेपरेट कर लिया। डी टी को मतलब हम एक तरफ लेके गए हैं। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, वेरिएबल की इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन है
वो तो सिंपल आनी है। देखें आपको मैंने बताया हुआ है कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो के टी आएगा। हाँ अलबत्ता ये है कि साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसको हम सी कहते हैं। तो राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो सिंपल के टी प्लस सी है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो कुछ इस तरह से एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इंटू -1, मतलब उसकी जो ए माइनस एक्स है वो -1 से मल्टीप्लाई होके तो ये आ जाता है जो माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स, ये इसमें पता नहीं क्या आ गया, तो माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इसका आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन का। तो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो ना वो आंसर आया माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। और अगेन जो जैसा कि कल हुआ था कि सी जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन से मुराद है कि मैंने बताया था कि बाउंड्री कंडीशन दो तरह की हो सकती हैं, या तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तब, या जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो रिएक्शन पता नहीं कब कंप्लीट होता है नहीं होता, अक्सर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट ही नहीं होते। तो हम बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं रिएक्शन के स्टार्ट की। जब रिएक्शन का स्टार्ट हुआ था टाइम भी 0 था और एक्स भी जो है वो क्या था, एक्स मीन प्रोडक्ट भी क्या थी, 0 थी। तो हम बाउंड्री कंडीशन मतलब जो रिएक्शन के स्टार्ट की कंडीशन अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में रखते हैं। तो एल एन ऑफ ए माइनस 0, एक्स की जगह पे 0 रखा, टी की जगह पे 0 रखा, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस एल एन ऑफ ए, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अब इसको माइनस को खत्म करने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे, तो ये एल एन ऑफ ए माइनस एक्स बन गया, इधर माइनस के टी आ गया, इधर एल एन ऑफ ए आ गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैंने ऑलरेडी भी हमने पार्ट ऑफ इक्वेशन में पढ़ी थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। इसमें से y वो चीज है जो हमने y एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। x वो चीज है जो हमने x एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। t जो है वो m जो है वो स्लोप है, ठीक है। और जो ये है ये जो है ना इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो c है जो इंटरसेप्ट होता है। देखें जब आप कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मुराद है जिसका ग्राफ ड्रा करें तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन आए, उसमें आपने y एक्सिस पे लेना है एल एन ऑफ ए माइनस एक्स, ये आपका y एक्सिस पे लेंगे। और अगर आप t को लें x एक्सिस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो स्लोप आएगी, ठीक है, वो स्लोप आएगी यहाँ पे देखें जो स्लोप है ना वो माइनस के है। स्लोप माइनस है तो आपको पता माइनस स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब होती है, ठीक है। ये जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। स्लोप माइनस के इक्वल आ गई। तो ये जो है ऊपर वाली यहां से लेकर यहां तक का ओरिजिन तक का जो डिफरेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट बराबर है एल एन ऑफ ए के, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिकली इस ग्राफ में हमने क्या करना है, ये इन सारी डेरिवेशंस में ना आपको बार बार यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में जो ना जब ये चैप्टर खत्म होएगा तो फिर इसके मतलब एक जोक भी है, वो आपको तभी समझ आएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहरहाल तो आपने क्या किया है कि y एक्सिस पे एल एन ऑफ ए माइनस एक्स को लिया है, x एक्सिस पे आपने t को लिया है। तो जो आपके पास नेगेटिव स्लोप आई है, वो जो नेगेटिव स्लोप है वो आपको वैल्यू दे रही है उसकी, बेसिकली नेगेटिव स्लोप है वो वैल्यू दे रही है आपको माइनस के, मतलब जो कांस्टेंट था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट था, ठीक है। और जो एल एन ऑफ ए है वो इंटरसेप्ट है, वो ओरिजिन से लेके जहां तक ग्राफ शुरू हो रहा है, जहां से स्लोप शुरू हो रही है वहां तक का जो फासला होता है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। अच्छा उसके बाद इसी इक्वेशन को हम लेके चलते हैं, फर्स्ट इसकी हम सेकंड फॉर्म में इसको लेके आते हैं, ठीक है। मतलब एक ही इक्वेशन है उसको हम रीअरेंज करके उसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है एल एन ऑफ ए माइनस एक्स माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ए, ठीक है। तो इसको अगेन हम इसको ना हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज क्या करते हैं, एल एन ऑफ ए को उस तरफ ले जाएं, ठीक है। ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब फिर दोबारा से -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया
ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू kt। अब ये देखें, ये जो ना ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग इसका और ये नेचुरल लॉग इसका, जब दो नेचुरल लॉग आपस में माइनस हो रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो दो वैल्यूज हैं वो आपस में डिवाइड होती हैं, और उनका कंबाइन अगर हम ln ले लें, ln को मतलब हम कॉमन ले लें, तो वो a ओवर a माइनस एक्स आ जाता है, एक चीज बटे में आ जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जो जो माइनस हो रही होती है वो नीचे आ जाती है। तो ln ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया kt के। ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में ये ln ऑफ a माइनस एक्स को अगर हम y एक्सिस पे लें, मतलब ये अगर हमारा y एक्सिस पे हो, ठीक है, t को हम x एक्सिस पे लें, तो हमारे पास ये जो m है वो इज इक्वल टू आ गया प्लस के, ठीक है, m इज इक्वल टू आएगा के। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब जो c है ना mx, c जो है वो यहाँ पे 0 है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चार चीजें होती हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y होता है जो y एक्सिस पे लेते हैं, m होता है जो कि स्लोप होती है, x होता है जो कि x एक्सिस पे होता है, और c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस फॉर्म में c नहीं है, मतलब c जो है वो 0 है। तो इट मींस जब c 0 होगा ना, तो उसका मतलब क्या है कि इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, y एक्सिस पे आपने लिया है a ओवर a माइनस एक्स ln ऑफ a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है, ये आपने y एक्सिस पे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। x एक्सिस पे आपने लिया है टाइम। अब यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट नहीं है, तो इंटरसेप्ट ना होने का मतलब ये है कि आपकी स्लोप ओरिजिन से शुरू हो रही है और वो पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है। और वो इंटरसेप्ट अगर होता, तो इंटरसेप्ट की वजह से ये स्लोप, फर्ज करें अगर यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट होता, फर्ज करें c होता, तो जब c होना था ना, तो फिर क्या होना था कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन की बजाय यहाँ से शुरू होता था, या यहाँ ऊपर से कहीं से भी शुरू होना था, इसमें इंटरसेप्ट होना था, इसने बिल्कुल ओरिजिन से 0 से शुरू नहीं था होना, ठीक है। तो जब इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी ओरिजिन से, और इसमें इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है, ये समझ आइए बात। उसके बाद इसी की एक थर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को जब हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो ना वो ln इज इक्वल टू होता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, ठीक है। तो वो कॉमन लॉग में उसकी जो वैल्यू है वो 2.303 होती है, ठीक है, और साथ उसके लॉग आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम अगर हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करें, तो वो 2.303 लॉग a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। 2.303 को उस तरफ ले जाएं, तो लॉग a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू k ओवर 2.303 इंटू टी। ये अगेन से एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर इसको हम लें y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे लें, ये अगर हमारे पास स्लोप हो जिसको हम m कहते हैं, और t को हम x एक्सिस पे लें, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इस स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये भी ओरिजिन से शुरू होगा, मतलब ये y एक्सिस पे, t को हम ले लें x एक्सिस पे, तो ये स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यू इज इक्वल टू होगी m के, सॉरी k के, ठीक है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि स्लोप की वैल्यू कैसे आती है, स्लोप की वैल्यू आती है tan थीटा से, मतलब हम ये जो एंगल है इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, इस एंगल थीटा, एंगल को थीटा बोलते हैं, इस थीटा का हम लेते हैं tan थीटा, ठीक है, इसका हम लेते हैं tan थीटा। जो tan थीटा लेके वैल्यू आती है वो होती है स्लोप की वैल्यू, और उसको हम कह रहे हैं कि वो किसके इक्वल होगी, वो k की वैल्यू होगी। मतलब अगर फर्ज करें ये एंगल बन रहा है 30 का एंगल बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू लेंगे। tan 30 की जो वैल्यू है, फर्ज करें tan 30 की वैल्यू आ रही है 1.5, जो भी आ रही है, मुझे नहीं पता क्या होती है, ठीक है। तो वो tan 30 की वैल्यू जो भी आ रही है वो k की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से जनाब आप स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ग्राफ से, और आप जो है ना वो उसकी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एंटीलॉग लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, किधर गई है, हाँ, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ln ऑफ a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है, इनटू इज इक्वल टू था के टी के। इसका अगर हम एंटीलॉग लें, ठीक है, तो ये लॉग है
एंटीलॉग लेना है। जब एंटीलॉग लेंगे तो इस तरफ तो एंटीलॉग और लॉग आपस में कैंसिल होके यहाँ कट जाएंगे, तो बाकी बचेगा a और a माइनस एक्स। जो kt का जब एंटीलॉग लेंगे तो जब जिसका एंटीलॉग लेते हैं तो ये जो है ना वो e की पावर बन जाते हैं, ठीक है। और e की जो बेसिकली वैल्यू है वो होती है 2.718, ठीक है। तो ये मतलब इसका अगर एंटीलॉग लेंगे तो ये 2.1718 की पावर बन जाएगा केटी, और 2.718 को हम ई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ई की पावर में आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट से मुराद है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या इसको उलट कर दें, तो ये a माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और a को उधर ले जाएं तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया a इंटू ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह ये जो इक्वेशन थी ना हमने ये अभी ड्राइव की नेचुरल लॉग वाली, ये वाली, इसकी भी अगर हम एंटीलॉग लेना चाहें, ठीक है, इसका भी एंटीलॉग लेंगे तो या उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे तो वो भी यही आएगी। उसमें सिर्फ ये होगा कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा a इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस के ओवर 2.303, ठीक है, इंटू टी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी जो ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। जब आपको पेपर में ये सवाल आता है ठीक है, तो आपने उसकी सारी फॉर्म्स जो है ना वो ड्राइव करनी होती हैं और हर एक के लिए ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। ये है आसान सी, मतलब एक इक्वेशंस को लेके हम उसको उसमें मॉडिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ रेट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, के यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होंगे, के को एक तरफ कर लें, बाकियों को इधर ले जाएं। अब ए जो है वो कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो टी टाइम जो है वो सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, कोई भी किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो इट मीन ये जो है वो कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये या वन हो जाएगा, एल एन ऑफ वन जो ना वो कुछ भी नहीं, वन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/सेकंड, ठीक है। तो ये पर सेकंड जो है ना वो इसके यूनिट है रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी आपको पेपर में भी शॉर्ट जो है ना वो आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन है उसके लिए यूनिट्स फाइंड आउट करें के। अच्छा जी, उसके बाद है जी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हर एक रिएक्शन, मिसाल के तौर पर आपने एक रिएक्शन शुरू करवाया है जिसमें आपने ए लिया था और ए कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, ठीक है। और फर्ज करें आपने लिए हैं ए के 10 मोल, ठीक है, 10 मोल लिए हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर रिएक्टेंट की आधी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मसलन फर्ज करें आफ्टर जो है ना वो 5 मिनट, मतलब इसको मैं आगे लेके चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा, फर्ज करें आपने इसके 10 मोल लिए थे और शुरू में प्रोडक्ट 0 थी। आफ्टर जो है ना वो 5 मिनट, 5 मिनट बाद, ठीक है, इसके 5 मोल रह गए और इसके जाहिर प्रोडक्ट के में 5 कन्वर्ट हो गए। अच्छा, ये इसकी हाफ लाइफ है, मतलब 5 मिनट में इसकी जितनी भी मिकदार हो वो आधी रह जाती है, ठीक है। अगले 5 मिनट में क्या होगा, आफ्टर 500 में या 10 मिनट टोटल हो जाएंगे ना, 10 मिनट बाद क्या होगा, इसकी जो मिकदार है वो 2.5 रह जाएगी बाकी, ठीक है। 15 मिनट बाद क्या होगा, मतलब हर 5-5 मिनट बाद मिकदार जो उसकी क्वांटिटी है वो आधी होती जा रही है। इसकी जो क्वांटिटी रह जाएगी वो 1 पॉइंट जो है वो रह जाएगा जी 1.125, ठीक है, नहीं 2.5, हाँ 1.125। अच्छा, ये इसकी मिकदार जो है वो इतनी रह जाएगी। इसी तरह से 2.5 का हाफ यही होता है। इसी तरह से अगले 5 मिनट बाद फिर मिकदार इससे भी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 जो है ना वो 6 2 समथिंग या जो भी है वो रह जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर जो है ना वो 5 मिनट बाद इसकी मिकदार जितनी भी आप लेंगे वो हाफ रह रही है। इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। किसी भी रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट की आप इनिशियल क्वांटिटी रहते हैं
वो टाइम जितने टाइम में वो क्वांटिटी हाफ रह जाती है उसको हम उस रिएक्शन की हाफ लाइफ कहते हैं, जिसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट कि अगर इसके 100 मोल लेते हैं, ठीक है, और अगर 1 मिनट बाद इसके 50 मोल बाकी रह जाते हैं तो 1 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। इसका मतलब ये होगा कि अगले 1 मिनट बाद इसके 25 मोल रह जाएंगे, ठीक है, अगले 1 मिनट बाद इसके 12.5 मोल रह जाएंगे, अगले 1 मिनट बाद इसके जो है वो जो है ना वो 6.25 मोल रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से जनाब इसकी इसको हम कहते हैं इसकी हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम फर्ज करते हैं कि टाइम हाफ है, मतलब टी हाफ है, टोटल टाइम का हाफ है, और एक्स क्या है, मतलब जाहिर है कि अगर रिएक्टेंट आधी रह गई है तो आधी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ दी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर। अगर आपने रिएक्टेंट के 10 मोल लिए हैं तो हाफ लाइफ के बाद प्रोडक्ट के 5 मोल बन जाएंगे, 5 रिएक्टेंट में रह गए हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लेते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लेके आते हैं। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, टी की जगह पे हमने टी हाफ लाइफ लिख लिया, ठीक है, 1/k वैसे ही आ गया, ln ऑफ a, और a माइनस एक्स की जगह पे हमने लिख दिया है a/2, ठीक है। अच्छा जी, x की जगह पे a/2 लिख दिया। अब ये जो है इस ब्रैकेट में a माइनस a/2 का आंसर आया a/2, ठीक है ना, a माइनस a/2, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 2a माइनस a/2, तो ये आ जाएगा a/2 आ जाएगा। बहरहाल ये आपको वैसे आता होगा, 2-3 क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये ln ऑफ a/2 आ गया, ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है, और ये a के साथ कट गया, तो ये आपके पास आ गया 1/k इंटू ln ऑफ 2। ln ऑफ 2 की वैल्यू आती है 0.693। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हमेशा जो ना वो कांस्टेंट होती है, और वो किसके बराबर होती है, 0.693/k। इसका क्या मतलब है, जितने रिएक्शन भी जिनका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उन सब की हाफ लाइफ एग्जैक्ट एक जैसी होती है। उन सब की हाफ लाइफ जो है वो कैसे निकालते हैं, जो उनका रेट कांस्टेंट होगा उसको 0.693 को रेट कांस्टेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो ना वो हम इसकी इस इक्वेशन की मदद से उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना जो है ना वो जरूरी होता है, ठीक है। ये आपको पेपर में न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको वो हाफ लाइफ दे दे और कहे जी कि आप इसका रेट के की वैल्यू फाइंड आउट करें, या के की वैल्यू दे देते और कहे आपको कि हाफ लाइफ फाइंड आउट करें, या आपको ये ए और एक्स की वैल्यू दे दी जाए और आपको कहा जाए कि हाफ लाइफ वगैरह की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये किसी तरह से भी इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल्स में इसमें हमने डिस्कस करने होते हैं कि वो कौन कौन से रिएक्शन है जिनमें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू जो ना वो होते हैं, ठीक है। तो उनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, H2O2 की डीकम्पोजिशन है, ठीक है। H2O2 की जब डीकम्पोजिशन होती है तो प्लैटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन वाटर बनता है प्लस ऑक्सीजन का एक एटम रिलीज होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो हमने कल भी डिस्कस किया था, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इथाइल ईस्टर जिसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है, O, और यहाँ पे C2H5। अच्छा जी, ये ईस्टर है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से मुराद है इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H और OH के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है हाइड्रोलिसिस में कि ये वाला जो सारा पोर्शन है ये इसके साथ आ जाता है, ठीक है, और बाकी जो रह गया है ये वाला सारा इसके साथ H अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एक तो एसिटिक एसिड होता है CH3, C डबल बॉन्ड O, OH जमा इथाइल अल्कोहल बन जाता है COH। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो ना वो के थ्रू ये रिएक्शन होता है, उसमें इसका ऑर्डर फर्स्ट होता है। इसी तरह एक रिएक्शन होता है जी इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है, जिसमें से ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह बनाते हैं हम C12H22O11 को, ठीक है, C12H22
O11। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl H2O, ठीक है, इसको इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, C6H12O6 जमा C6H12O6, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है ना वो एग्जांपल है। तो एक और एग्जांपल है N2O5 की डिकम्पोजिशन, जो हमने कल जिसको 4 स्टेप में किया था हमने, कि वो 4 स्टेप में रिएक्शन होता है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू जो है वो होता है ये वाला रिएक्शन। तो ये था जी सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी इसमें कोई मसला मसाइल हो किसी को?